दोजरा, इसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए चमोली के, है ना। 2 तो कंप्लीट हो गए ना, तीसरा पार्ट है और जिसका उत्तराखंड छूटा हुआ है, ठीक है, शुरुआत से, तो सारा कवर हो जाएगा इसमें। अगर ध्यान से पढ़ लिए जनपद अपने 13 के 13 जनपद ध्यान से कवर कर लिए तो पूरा उत्तराखंड इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि चमोली नहीं, इसमें क्या है, सारा बिल्कुल निचोड़ लगा रखा है, जहाँ से भी कोई क्वेश्चन आने वाला है उसके साथ में अटैचमेंट कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं माणा गांव की। सबको पता है माणा कहाँ सी है, माणा चमोली में आ जाता है। और पहले हम इसे कहते थे उत्तराखंड का अंतिम गांव, उत्तराखंड का अंतिम गांव जो कहा जाता था माणा, लेकिन अब कहते हैं हम इसे क्या, उत्तराखंड का या देश का पहला गांव किसे कहा जाता है, माणा। और ये माणा कहाँ सी है, चमोली की स्थापना 1900, डेट क्या थी, 24 फरवरी। अगर पूछ ले क्षेत्रफल कितना है, बाढ़ कब आई थी यहाँ, बाढ़ आई थी 1970। कौन सी नदी से, कौन सी नदी से, अलकनंदा की लंबाई 100, कहाँ से निकलेगी, सतोपंथ कहाँ से है, कितने कोने हैं, 3 कोने हैं, जिस पर किसने तपस्या कर रखी, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने। अगर बात करें यहाँ पे हमने पढ़ा था इसमें एक गोपेश्वर, गोपेश्वर भी कहाँ से है, गोपेश्वर चमोली है, जिसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम था गोथला या गोस्थल। अगर बात करें चमोली का प्राचीन नाम क्या था, चमोली का प्राचीन नाम था लाल सांगा, इसे लाल सांगा भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए, एक हमने मंदिर पढ़ा था रुद्र महाल्य, रुद्र महाल्य मंदिर, वो भी कहाँ से है, चमोली। कौन सी सदी का था, 4वीं सदी का था। किसने बनवाया था, कौन सी घाटी है, नीति घाटी। एक केला बुग्याल पढ़ा था, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ, कौन सा था, केला। एक हमने पढ़ा था कि वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, कौन सा है, बगजी। एक हमने पढ़ा था डूंगी पोतली आंदोलन, ये कहाँ चला था, किस वृक्ष की कटाई के, बांज वृक्ष की कटाई के विरोध में, ठीक है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कवेरक्स इनकेना, कव्य जैसा होता है बांज, तो कवेरक्स इनकेना। अगर पूछ लिया जाए, एक हमने पढ़ा था पानी राखो आंदोलन, कहाँ से चला था, ओपेरा खाल। और ओपेरा खाल अब यहाँ पे चमोली नहीं कहेंगे, ओपेरा खाल कहाँ से, पौड़ी। अगर ये पानी राखो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, सच्चिदानंद भारती, सच्चिदानंद भारती। एक हम पढ़ते मैती आंदोलन, ये भी कहाँ से चला था, चमोली में चला था। अगर पूछ ले इस आंदोलन का नेतृत्व करता कल्याण सिंह रावत। एक हमने पढ़ा था चिपको आंदोलन 1974, और कहाँ से चला, रेणी गांव चमोली। शिखर तक किसने पहुंचाया, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, पढ़ा था ये अच्छे से। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा को चंडी प्रसाद या रमन मैग्सेसे दिया गया, नहीं दिया गया ना, किसे दिया, चंडी प्रसाद भट्ट। कब दिया था, 1982। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा, सुंदरलाल बहुगुणा। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे, अगर पूछ ले जैसे अपने उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था, है ना, उसी की तर्ज पे एक आंदोलन हम देखते हैं एपीको। एपीको कहाँ चलता है, कर्नाटक, कहाँ चलता है, कर्नाटक। अच्छा एक और बताओ, अगर ये जो चिपको आंदोलन चला था, जो महिलाएं थी वो किस पेड़ से चिपकी थी, अंगू, अंगू के पेड़ से चिपकी थी। कितनी महिलाएं थी, महिलाएं 21 थी इसमें टोटल, है ना। बताओ जरा फिर, अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्राकृतिक झीलों वाला कौन सा है, सबसे गहरा ताल, सबसे गहरा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा नौकुचिया,
कौन सा है, नौकुचिया। एक हम देखते हैं जोशीमठ, कहाँ से आता है, चमोली। किन शासकों की राजधानी, कत्तूरी या कार्तिकेय राजवंश, कत्तूरी या कार्तिकेय राजवंश। इनके हमें कितने अभिलेख मिले, कितने मिले, 8 या 9, 8 कह सकते हैं या 9, जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। भाषा की बात करें तो क्या थी, अगर लिपि की बात करें, हो गया। लिपि की अगर मैं बात करूं, लिपि क्या थी, कुटिला। भाषा की बात करें, संस्कृत। भाषा क्या थी, संस्कृत। लेकिन इनकी बोलचाल भाषा क्या थी, पाली। आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, उस समय राजा कौन था यहाँ का, कौन था, इष्टगण। इष्टगण एक ऐसा राजा हुआ जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताए वह कौन सा शासक हुआ जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तो हम कहेंगे इष्टगण। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य आते, हम देखते हैं बद्रीनाथ में एक मूर्ति भी देखेंगे हम, यानी ग्रेनाइट की बनी हुई है, किसकी, भगवान विष्णु जी की खंडित मूर्ति कही जाती है। कहाँ से निकाली थी, नारद कुंड से निकाली थी, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किस नदी में देह त्याग किया, अलकनंदा में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, चिल्लाना मत, जरा आराम से बताना, ठीक है। बात करते हैं माणा गांव। माणा गांव अपने चमोली जनपद में आता है। बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से कवर करके चलना, जिसका उत्तराखंड छोटा हो। मैं फिर यही बात कहूंगा, अगर ये जनपद भी कवर कर लेते हो तो यहाँ से बहुत कुछ पूरा करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि इतिहास है तो इतिहास में ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अगर उससे कोई फैक्ट यहाँ पे मिला ना, वो सारा उसी में जोड़ दूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो पूरा इसमें क्या, पूरा उत्तराखंड रिविजन करा दूंगा, चाहे उत्तराखंड की विभूतियों की बात कर लो, चाहे उत्तराखंड के इतिहास की। मेन जो फैक्ट आएंगे, जैसे टिहरी का अगर आया तो टिहरी पूरा उसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो माणा की बात कर लेते हैं। माणा गांव सभी को पता है, माणा गांव कहाँ से है, चमोली। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का अंतिम गांव कहा जाता था, किसे, माणा। लेकिन अब हम कहते हैं देश का पहला गांव या भारत का पहला गांव कौन सा है, तो माणा। अगर देश का पहला गांव माणा है तो इसे, माणा को पुराणों में क्या कहा गया, मणिभद्रपुरी। इसे कहा था मणिभद्रपुरी। अगर माणा के पास कौन सा प्रयाग देखने को मिलेगा, केशव प्रयाग। कौन सा है, तो प्रयाग देखा जाए तो कौन सा है, केशव। लेकिन अगर हम कहें क्या केशव प्रयाग 5 प्रयागों की श्रेणी में शामिल है, नहीं है। केशव प्रयाग 5 प्रयागों की श्रेणी में शामिल नहीं है। क्लियर हो गया, ध्यान रखना जरा। अगर केशव प्रयाग की मैं बात करूं, ये कौन सी नदी के संगम पर है, अलकनंदा और सरस्वती। अलकनंदा और सरस्वती। कई बार पहले भी कई बार बता दिया, अलकनंदा की क्या हमेशा लंबाई जरूर याद रखनी है, इसकी 195। लेकिन इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली। और इसी के साथ में क्वेश्चन और याद रखना, काली और गोरी का संगम कहाँ होता है, जोलजीबी। कहाँ लगेगा, वहां पे मेला भी लगता है, जोलजीबी मेला। कब लगता है, 14 नवंबर को जोलजीबी मेला लग जाता है। कहाँ पर, जोलजीबी पिथौरागढ़। काली और गोरी का संगम होगा, ठीक है। इसके बाद ये हो जाता देश का पहला गांव, जिसे हम कहते हैं माणा। और माणा कहाँ से है, तो चमोली। यहीं पे हम देखेंगे एक पड़ता है भीमपुल, ठीक है। भीमपुल यानी किसके द्वारा निर्माण करा जाता है, इसके 5 पांडवों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किसका, भीमपुल, या इसे भीमशिला भी कहा जाता है। भीमशिला जो देखने को मिलेगी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, चमोली। लेकिन क्या किया गया, यानी एक पत्थर को उठाया और क्या, सरस्वती जो नदी बहती है यहाँ पे एक रास्ते का निर्माण कर दिया। तो मान्यता है ये कि भीम के द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण। तो इस कारण इसका नाम क्या रख दिया, भीमपुल। तो भीमपुल कहाँ से, ये तो हम कहेंगे चमोली में है। और कौन सी नदी पे है, तो सरस्वती, याद रहेगा। इसके बाद अभी मैं बात कर रहा था, यानी सरस्वती नदी पर कौन सा पुल देखने को मिल जाता है हमें, भीमपुल। कौन सा है, भीमपुल। और उत्तराखंड के अंदर हम कहते हैं पंच प्रयाग। पहले नंबर पे आता है विष्णु प्रयाग, दूसरे पे आता है नंद प्रयाग, तीसरे पे आता है कर्ण प्रयाग, चौथे पे आता है रुद्र प्रयाग, 5वें पे देव प्रयाग। कितने प्रयाग है, 5।
कितने हैं? 5। लेकिन ध्यान रखना, अगर केशव प्रयाग कहता है तो हम कहते हैं कौन सी नदियों के संगम पर? अलकनंदा और सरस्वती। लेकिन वो 5 प्रयागों की श्रेणी में शामिल नहीं है, ध्यान रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना, विष्णु प्रयाग की अगर मैं बात करूं, अलकनंदा और विष्णु गंगा, अलकनंदा और विष्णु गंगा, या हम कह देते हैं पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। इसके बाद नंद प्रयाग की बात करूं तो अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी की अगर मैं बात करूं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नंदागुट पर्वत, और इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। पूछ लेगा वो कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? नंदाकिनी। एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखना इसमें, अगर कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कही जाती है, कौन सी है? सरयू। अगर पूछ ले, हम पढ़ते हैं, एक पढ़ा जाता है कि सरयू और गोमती के संगम पर कौन सा स्थान आता है जी? हाँ जी, बागेश्वर पूछा जाता है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर आता है? तो सरयू और गोमती, सरयू और गोमती। इसके बाद कर्णप्रयाग की बात कर लेते हैं। कर्णप्रयाग भी कहाँ से है? तो चमोली। और ये कौन सी नदियों के संगम पर? अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर। रुद्रप्रयाग की बात करूं, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा भागीरथी। अब इन्हें याद रखना बहुत आसान है, सब में कॉमन क्या दिखाई दी? सब में कॉमन है तो अलकनंदा। अब याद रखना, तो विष्णु है तो विष्णु गंगा के नाम से याद रख लो भाई, अलकनंदा तो सब में कॉमन है ना। विष्णु है तो विष्णु से याद रख लो। अगर विष्णु, ये कभी कभी ऑप्शन विष्णु गंगा ना देकर क्या देता है? पश्चिमी धौली गंगा। समझ में आ गया। इसके बाद नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी। अलकनंदा क्या है? सब में कॉमन है। कर्णप्रयाग कहा तो अलकनंदा और पिंडर है। अगर रुद्रप्रयाग कहा तो अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग कहा तो अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। बताओ जरा, अगर ये पूछ लिया जाए केशव प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और सरस्वती, अलकनंदा और सरस्वती। सरस्वती नदी पर कौन सा पुल है? कौन सा है? भीम पुल। अगर पूछ ले भीम पुल कौन से जनपद में आता है? कौन सी जनपद में? अगर पूछ लिया जाए विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा या विष्णु गंगा, अलकनंदा और विष्णु गंगा। विष्णु गंगा ना हो तो पश्चिमी धौली गंगा। अगर पूछ लिया जाए नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। अगर कहता कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर। ठीक है। अगर कहता रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? या तो मंदराचल पर्वत, या चोराबाड़ी ग्लेशियर, या केदारनाथ। ठीक है, डिपेंडेबल ऑप्शन। ठीक है, जो अभी कनिक सहायक में भी पूछा गया था, है ना, मंदाकिनी नदी का उद्गम, तो वहां पे ना तो चोराबाड़ी दिया, ना मंदराचल दिया, वहां पे क्या दिया? केदारनाथ। और सूची मिलान में दिया गया था। ठीक है, आगे चले। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, प्रयाग किसे कहा जाता है? वास्तव में प्रयाग उसे कहा जाता है जहां पे 2 या 2 से अधिक नदी आके मिलती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रयाग। ठीक है, हम कहते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग की अगर मैं बात करूं, देव प्रयाग, ये भी देव प्रयाग है। वास्तव में सारी इमेज किसकी है? देव प्रयाग की है। ठीक है, एक नदी तुम देख रहे होंगे यहाँ पे, एक नदी तो दिख रही होगी कि शांत बहाव के साथ चल रही है। ये वाली नदी जो दिखाई दे रही है, ये शांत स्वभाव यानी शांत बहाव के साथ चल रही है। और दूसरी का बहाव तुम्हें दिखाई दे रहा, बहुत तेजी के साथ चल रही है। ठीक है, तो इन नदियों को हम क्या कहते हैं? सास बहू। तो ध्यान रखना, ये जो शांत स्वभाव की जो दिखाई दे रही है ना, ये तो हो जाती है अलकनंदा। ये क्या हो जाती है? अलकनंदा। इसे कहा जाता है बहू, इसे क्या कहेंगे? बहू। और भाई सास तो क्या होती है तुम्हें पता ही है। ठीक है, सास बड़ी खतरनाक होती है। तो ध्यान रखना, तो खतरनाक स्वभाव की जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, भागीरथी। तो ध्यान रखना, सास बहू की संज्ञा हम किसे कहते हैं? देंगे भागीरथी, और साथ में अलकनंदा। भागीरथी क्या है? यहाँ पे सास है, और बहू कौन है? तो अलकनंदा। याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माणा गांव में यानी कौन सी जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास बताया जाता है?
तो हम कहते हैं भोट। यहाँ पे ध्यान रखना, भोटिया की ही एक उपजाति है जिसे कहते हैं मारछा। और ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है कि उत्तराखंड का सबसे साक्षर समुदाय कौन सा है, तो भोटिया। कौन सा है, भोटिया। इनके पास जीविका का इनका कोई आधार नहीं हुआ करता। ये किस पर डिपेंडेबल रहती है, अपने पशुओं पर डिपेंडेबल रहती है। और हम कहते हैं इनके दो प्रकार के घर पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है ग्रीष्मकालीन और दूसरे को शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन घरों को क्या कहा जाता है, मैत कहते हैं, है ना। ग्रीष्मकालीन घरों को मैत कहेंगे और शीतकालीन घरों को मुनसा या गुंडा, यही तो बताया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर माणा गांव में भोटिया जनजाति की कौन सी जाति रहती है, यहाँ पे मारछा। और कई बार पूछा गया ये मारछा और तोलछा, मारछा और तोलछा ये किसकी उपजाति कही जाती है, भोटिया। अच्छा बताइए जरा, भोटिया जनजाति सबसे अधिक कहाँ निवास करती है जी, पिथौरागढ़ में। अगर पूछ ले जौनसारी, देहरादून भावर क्षेत्र में। अगर हम कहें तो राजी कहाँ निवास करेगी, फिर राजी कहाँ से है, पिथौरागढ़। कितनी जनजातियों को दर्जा दिया, कितनी को दिया, 5। पहले नंबर पे आते हैं थारू, पहले नंबर पे थारू, दूसरी जौनसारी, तीसरी और चौथी बोक्सा, चौथे नंबर पे बोक्सा, 5वीं राजी। उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समुदाय कौन सा है। अगर पूछ ले अपने यहाँ पे कितनी जातियों को यानी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, टोटल कितनी है, 65। समिति का नाम क्या है, समिति कौन सी, लोकर समिति का गठन 1965। कब हुआ था, 1965। लेकिन मान्यता कब दी, 1967। वो कौन सी जनजाति है जो अपने सगे संबंधियों को सवारा कहती है, कौन सी है, भोटिया। अगर पूछ ले रिंग डांस पाया जाता है, कौन सी जनजाति, राजी। क्लियर हो गया इतना, आगे चले। अगर मारछा और तोलछा की बात करें तो किसकी है, तो भोटिया। याद रखना, जनजातियों से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसके बाद जाड़ की बात करूं, जाड़ भी किसकी है, तो भोटिया। लेकिन निवास कहाँ करती है, उत्तरकाशी में निवास करेगी। इनकी बोलचाल की भाषा हम कहते हैं रोम्बा, क्या है, रोम्बा। अगर जौहरी और सोका की बात करें, जौहरी और सोका भी किसकी है, तो हम कहेंगे भोटिया। अगर ये पूछ लेगा कि बताएं भोटिया जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, तो हम कहेंगे पिथौरागढ़। कहाँ पर, पिथौरागढ़। गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता, नीलकंठ। बताओ अभी इसकी ऊंचाई बताई थी मैंने, कितनी थी, नीलकंठ पर्वत की है जी, डंडा उठाना ही पड़ेगा, मेरे हाथों को मत दुख दो, सही बता दो, सही बता दो। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लास्ट ऑप्शन यही है, हद होगी। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 65-97। कितनी है, 65-97। उल्टे सुल्टे मत जवाब दिया करो, यूं देख लो मैं एडिटिंग कभी करता नहीं क्लास की, ठीक है। और कल की क्लास में गजाला का नाम पूरा चल रहा है इसमें, ठीक है। तो सही जवाब दिया करो। हाँ जी, पहाड़ों की रानी हम कहते हैं मसूरी, ठीक है। मसूरी की स्थापना किसने करी थी, कैप्टन यंग। किसने करी थी, कैप्टन यंग। कब करी थी, 1824 या 25। अब जो नई बीएसएनए की बुक आई है उसमें 1823 भी दिया हुआ है, ठीक है। वो भी एक बार देख लेना जरा, समझ में आया। तो वास्तव में जो आंसर माना गया है 1824 माना गया इसका, ठीक है। एक बार पेपर में भी आया हुआ है ये, ठीक है। और हम देखते हैं मसूरी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, कैप्टन यंग। और सबसे पहले आलू की खेती कहाँ होती है, मसूरी में होगी। किसने करी थी, कैप्टन यंग ने करी थी। कब की थी, 1823। अच्छा बताओ जरा, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले चाय की खेती हुई थी कहाँ, अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले क्या होती है, चाय की खेती। अच्छा ये बताओ, चाय की पहली खेप हमने कहाँ से मंगाई थी, कहाँ से मंगाई, कलकत्ता। और कलकत्ता पहाड़ों का राजा कहते हैं चकराता,
किसे कहेंगे, चकरा का। तो ध्यान रखना माणा में कौन सी जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होगा, तो मारछा। और मारछा और तोलछा किसकी है, तो अच्छा बताओ जरा। एक हम पढ़ते हैं हारून नृत्य करती है कौन सी जनजाति, किस वाद्य यंत्र पर, किस पे करेगी, रामतुला। अगर भोटिया का प्रमुख वाद्य यंत्र बताओ क्या है, हुड़का। क्या है, हुड़का। कई बार पूछा भी गया हुड़का उत्तराखंड में क्या है, हुड़का और मसकवीन ये क्या उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। अच्छा वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो वीर रस प्रधान कहा जाता है, कौन सा है, रंगसिंगी। अगर पूछ ले मसकवीन क्या है, वाद्य यंत्र कहा जाता है ना। स्कॉटलैंड की देन कही जाती है। 5 बांसुरियां होती है। पहले उसका प्रयोग किसमें किया जाता था, युद्ध वगैरह में किया जाता था, फिर धीरे धीरे प्रचलन में किसमें आ गया, बैंड बाजे में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ओली, तो कई बार पढ़ा होगा, ओली सभी को पता है। ओली कहाँ से है, तो चमोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओली कहाँ से है, तो चमोली। एक पर्यटन स्थल कहा जाता है, पर्यटन स्थल उसे कहा जाता है जहां पर लोग घूमने आते हैं। ठीक है, घूमने के लिए आते हो। अब यादगार मत कहना, यादगार के लिए कौन कह रहा है, यादगार के लिए ये बता रहा होगा है। अच्छा सैलानी, ठीक है फिर। तो यहाँ पे ध्यान रखना ओली, ओली कहाँ से है, तो चमोली। कहाँ से है, चमोली। और ओली किसके लिए फेमस है, तो शीतकालीन स्कीइंग के लिए। किसके लिए, शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस है। और ओली परियोजना की शुरुआत कब होती है, 1983। 1983। अगर पूछ ले इसकी शुरुआत करने वाली कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर स्कीइंग का यहाँ पे उपयुक्त समय माना जाता है दिसंबर से मार्च, स्कीइंग का सबसे अच्छा समय माना जाता है दिसंबर से मार्च। तो यहाँ पे ओली, पहला क्वेश्चन ओली पूछेगा कि जनपद में आता है, चमोली में है। ओली किसके लिए फेमस है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए। ओली परियोजना की शुरुआत 1983। स्कीइंग का उपयुक्त समय क्या है, दिसंबर से मार्च। और किसके द्वारा शुरू की गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब स्कीइंग किसे कहते हैं, इस तरह की जो पैरों में कुछ क्या लकड़ी के लट्ठे से बांध के रखते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, ये स्कीइंग। समझ में आ गई बात। और अगर हम कहें एक क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल की शुरुआत कब होती है, तो हम कहेंगे 1993। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर कहता है कि ओली परियोजना 83 में आती, लेकिन हिम क्रीड़ा यानी बर्फबारी से जो संबंधित है खेल, उनकी शुरुआत कब होती है, 1993। अगर एशिया का सबसे लंबा रोपवे कहा जाता है ओली, कौन सा है, ओली। ये भारत का ही नहीं है बल्कि एशिया का। अच्छा रोपवे क्या होता है, हाँ जी, अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं, उड़न खटोले। जैसे मनसा देवी, चंडी देवी, तो इस तरह के हो जाते हैं रोपवे। इन्हें क्या बोलते हैं हम, रोपवे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल की शुरुआत कब होती है, 1983। एशिया का सबसे लंबा रोपवे कहा जाता है ओली। अगर लंबाई की बात करें तो 4.15 किलोमीटर। अगर ओली में सेफ खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 2004। अंजनी माता मंदिर कहाँ से है, तो ओली। ये भी कहाँ से है, तो ओली। कई बार पूछा गया अंजनी माता मंदिर कहाँ से है, तो ओली। और ओली कहाँ से है, तो चमोली। इसके अलावा लव कुश मंदिर बताओ, लव कुश मंदिर भी कहाँ देखने को मिलेगा, चमोली। पूछ लेगा कि बताए लव कुश मंदिर कहाँ से है, तो हम कहेंगे चमोली। अनुसुईया माता मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी कहाँ से है, तो चमोली है। अत्रि मुनि आश्रम कहाँ से है, तो चमोली। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है। कटारमल मंदिर भी देखा गया अल्मोड़ा। अगर मड का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, मड का पिथौरागढ़। अगर पूछ ले खेती खान का सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत, लोहाघाट चंपावत। तो कटारमल मंदिर की अगर मैं बात करूं, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा कटारमल। किसने करवाया था, राजा कटारमल। अच्छा बता सकते हो इस कटारमल मंदिर की शैली क्या है, अच्छा जी,
हाँ जी, इसकी शैली क्या है तो उत्तराखंड। अगर पूछ ले यहाँ पे कि बताएं कटारमल जो मंदिर है इसकी शैली क्या है, इसकी शैली क्या है तो हम कहेंगे उत्तराखंड। बहुत से यही तो देखते हैं, आधे देखते हैं कैसे पैसे निकल जाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा जब भाई बैठ जा थोड़ी देर, है ना। चलो भाई ध्यान दो जरा, नानक मत्ता है जी, नानक मत्ता किस जनपद में आता है तो ये भी ध्यान रखना, उधम सिंह नगर में। अगर पूछ ले किसका पवित्र स्थल कहा जाता है सिखों का, किसका कहा जाता है सिखों का। और कई बार पूछा गया नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था, बक्सी। क्या नाम था, बक्सी। अगर पूछ ले यहाँ पे सिखों के कौन से गुरु आए थे, पहले पहले गुरु अर्थात गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। बताओ अच्छा जरा, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तलवंडी। कहाँ हुआ था, तलवंडी। और तलवंडी पंजाब में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1469 में, 14 अप्रैल, ठीक है 1469। भाई मुझे इस पे डाउट सा लग रहा है 1469 पे, ठीक है। तो ध्यान देना जरा, गोपीनाथ मंदिर कहाँ से है तो चमोली है। कहाँ से है, चमोली। लाटू देवता मंदिर कहाँ से है, चमोली। लाटू देवता भी कहाँ से है, चमोली। तो नानक मत्ता कहाँ से हो गया, उधम सिंह नगर। नानक मत्ता उधम सिंह नगर। किसका पवित्र स्थल है, सिखों का। अगर प्राचीन नाम क्या है, बक्सी। नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था, बक्सी। यहाँ सिखों के कौन से गुरु आए थे, पहले, जिनका नाम क्या था, गुरु नानक देव। गोपीनाथ मंदिर कहाँ से है, चमोली। और लाटू देवता भी चमोली। बताओ जरा, एक हम पढ़ते हैं बद्रीनाथ मंदिर, सभी को पता है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ से है तो चमोली में है। अगर पूछ ले बद्रीनाथ मंदिर है किस देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। अगर पूछ ले योग सिद्धा कहा जाता है बद्रीनाथ, किसे कहेंगे, बद्रीनाथ। मुक्ति पर्दा भी कहा जाता है बद्रीनाथ। अगर पूछ ले विशाल बद्री भी कहा जाता है बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ से हो गया, चमोली। किसकी पूजा होगी, भगवान विष्णु जी की, यानी समर्पित किसे है, भगवान विष्णु जी को। योग सिद्धा कहा जाता है बद्रीनाथ, मुक्ति प्रदा कहा जाता है बद्रीनाथ, विशाल बद्री कहा जाता है बद्रीनाथ। लेकिन ध्यान रखना बद्रीनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, बताओ जी। बद्रीनाथ जो मंदिर है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे आता है, 3133 मीटर की ऊंचाई पे कौन आता है तो हम कहते हैं बद्रीनाथ। किस नदी के किनारे है तो अलकनंदा। नदी कौन सी है, अलकनंदा। इसे बनाने का श्रेय किसे जाता है, ललित सुरदेव। ललित सुरदेव अर्थात हम कहेंगे कत्तूरी शासक। अगर बात करें इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, अजयपाल। किसने कराया, अजयपाल। अजयपाल के बाद इसका जीर्णोद्वार किसने कराया, दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। बद्रीनाथ का रक्षक कहा जाता क्षेत्रपाल। किसे कहेंगे, क्षेत्रपाल। अगर यहाँ पे प्रतिमा किस रंग की है, काले रंग की है और ग्रेनाइट की है और खंडित है। खंडित का मतलब टूटी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले बद्रीनाथ जो मंदिर है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 3133। अगर किस नदी के किनारे है तो अलकनंदा। बनाने का श्रेय किसे दिया गया, ललित सुरदेव। ललित सुरदेव। अगर पूछ ले ललित सुरदेव की बात करें तो कत्तूरी शासक रहा। पुनर्निर्माण किसने कराया, अजयपाल। किसने कराया, अजयपाल। अजयपाल के बाद जीर्णोद्वार कराया था दौलत राव सिंधिया। बद्रीनाथ का रक्षक कहा जाता है क्षेत्रपाल। और प्रतिमा किसकी है तो काले रंग की है और साथ में खंडित है। काले रंग की है और किसकी है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की प्रतिमा कही जाती है और कैसी है तो खंडित, याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति किस कुंड से निकाली जाती है, कुंड कौन सा था, नारद। कुंड कौन सा, नारद। किसने निकाली, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। अगर पूछ ले
कि बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर। कहाँ सी होगी? नरसिंह मंदिर। अगर बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों को क्या कहा जाता? रावण। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। अगर ये कहाँ से चुन के आते हैं? मालाबार। और मालाबार कहाँ से? ये तो केरल। बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी किसने? पद्मदेव। किसने की थी? पद्मदेव। तो बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति किस कुंड से निकाली गई? नारद। किस कुंड से? नारद। अगर किसने निकाली? आदि गुरु शंकराचार्य। किसने निकाली? आदि गुरु शंकराचार्य। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा नरसिंह मंदिर। अगर बद्रीनाथ के पुजारियों को कहा जाता रावण। अच्छा बता सकते हो यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कढ़ाई। तो यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाते? कढ़ाई। कौन सा मनाते? कढ़ाई। लेकिन केदारनाथ में मनाते हैं भतोज। क्या मनाते हैं? भतोज। ध्यान रखना जरा। अब भाई अगर बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करूं तो किसकी पूजा होती है? भगवान शिव जी की पूजा होती है। तो जाहिर सी बात है भगवान शिव क्या तांडव नृत्य करते हैं, भूत नृत्य करते हैं। तो ध्यान रखना इस तरह से वहां पे क्या मनाया जाता है? भतोज उत्सव। लेकिन यहाँ पे क्या मनाया जाता है? कढ़ाई। क्या मनाते हैं? कढ़ाई। बद्रीनाथ मंदिर को भूमि किसने दान की थी? पद्मदेव। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। बद्रीनाथ में जो पूजा होती है वो किससे होती है? तो नारियल, सुपारी और चंदन। नारियल, सुपारी और चंदन। अगर बात करें बद्रीनाथ के कितने भाग, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। 3 भाग कहे जाते हैं। ठीक है, आयोग ने 3 माने थे। गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार। गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार। अगर पूछ ले बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं तो हम कहेंगे 3। पहला कौन सा? गर्भगृह, दूसरा मंडप और तीसरा सिंह द्वार। बद्रीनाथ की शैली क्या है? मुगल और शंकुधारी। मुगल और शंकुधारी। बद्रीनाथ को किसका भोग लगाया जाता है? भात और खिचड़ी। भात और खिचड़ी। लेकिन बद्रीनाथ में उत्सव मनाया जाता है कढ़ाई। कौन सा उत्सव? कढ़ाई। तो यहाँ पे हमने पढ़ा बद्रीनाथ में पूजा किससे करेंगे? नारियल, सुपारी और चंदन। नारियल, सुपारी और चंदन। अगर बद्रीनाथ के कितने भाग है तो 3। कितने भाग है? 3। 3 भाग के नाम। एक हो जाता गर्भगृह, फिर हो जाता मंडप और फिर हो जाता है सिंह द्वार। क्या हो जाता है? सिंह द्वार। अगर पूछ ले बद्रीनाथ की शैली क्या है, मंदिर की शैली क्या है? मुगल और शंकुधारी। मुगल और शंकु। लेकिन केदारनाथ की कहे तो कत्तूरी। केदारनाथ की कहे तो कत्तूरी शैली है। ठीक है। और बद्रीनाथ में भोग लगाएंगे भात और खिचड़ी। इसके अलावा रम्माण उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है? चमोली। ठीक है, रम्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चमोली में। और किस माह में मनाया जाता है? बैसाख माह। तो क्वेश्चन पूछ लेगा रम्माण उत्सव चमोली के कहाँ मनाया जाता है? जोशीमठ। कहाँ मनाया जाता है? जोशीमठ। किस माह में मनाया जाता है? बैसाख माह में। अगर पूछ ले रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्ध करने वाले कौन थे तो ये तो हो जाते कुशल सिंह भंडारी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, अगर पूछ लिया जाए यूनेस्को में इसे कब शामिल कर दिया? 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009। इसका दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी रामायण। क्या है? पहाड़ी रामायण। तो पूछ लेगा कि रम्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोशीमठ चमोली। जोशीमठ चमोली। किस माह में? बैसाख माह में। किस माह में? बैसाख माह में। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल कर दिया? 2 अक्टूबर 2000। इसका दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी रामायण। अगर किसकी पूजा होती है? भूमिया देवता। किसकी होती है? भूमियाल देवता। अगर बात करें रम्माण उत्सव में कितने प्रकार के मुखौटों का प्रयोग होता है? 2 प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। एक को कहा जाता घो और दूसरे को कहा जाता खलियारी। अगर इन मुखौटों की कुल संख्या की बात करें तो 18। कितनी होती है? 18। तो रम्माण उत्सव में कितने प्रकार के मुखौटों का प्रयोग होता है? 2। एक को कहा जाता घो और दूसरे को कहा जाता खलियारी। अगर पूछ ले यहाँ पे दुनिया के समक्ष रम्माण उत्सव को लाने वाले कौन थे तो कुशल सिंह भंडारी। हरियाली पूड़ा मेला कहता है तो कहाँ लगता है? तो चमोली। लेकिन अगर कहता केवल हरियाली,
हरियाली कहता तो ये कहाँ लगता है, तो हम कहेंगे नैनीताल। ये कहाँ लगेगा, नैनीताल। अगर पूड़ा जुड़ गया, पूड़ा जुड़ गया तो ये कहाँ लगता है, तो चमोली। एक टोकरिया मेला लगता है, कहाँ लगता है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के अंदर टोकरिया मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़। और जोल जीवी मेला कहाँ लगता है, ये भी पिथौरागढ़। अगर पूछ ले जोल जीवी किन नदियों के संगम पर, काली और गौरी, काली और गौरी। इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं गणनाथ मेला, बताओ जी। गणनाथ मेला लग जाता है अल्मोड़ा, गणनाथ मेला अल्मोड़ा। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा, सोमनाथ अल्मोड़ा। और सोमनाथ मेले में किसका क्रय विक्रय, पशुओं का, किसका होगा, पशुओं का। एक हम पढ़ते हैं उत्तरायणी मेला, बागेश्वर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला उत्तरायणी, कौन सा है, उत्तरायण। कहाँ लगता है, बागेश्वर। अगर पूछ ले किन नदियों के संगम पर, सरयू और गोमती, सरयू और गोमती। इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, घुघतिया, घुघतिया बिहार। क्या बोलते हैं, घुघतिया बिहार। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गणनाथ मेला कहाँ लगेगा, अल्मोड़ा, कहाँ लगेगा, अल्मोड़ा। सोमनाथ कहाँ लगेगा, अल्मोड़ा, सोमनाथ काशी, अल्मोड़ा। किसका क्रय विक्रय, पशुओं का, किसका होगा, पशुओं का। अगर उत्तरायणी कहें तो बागेश्वर, उत्तरायणी बागेश्वर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला उत्तरायणी, कौन सा होगा, उत्तरायण। किन नदियों के संगम पर, सरयू और गोमती, सरयू और गोमती। इसका स्थानीय नाम क्या है, घुघतिया। क्या नाम है, घुघतिया बिहार। इसके अलावा नोठा कोथिंग उत्सव मनाया जाता है, कहां से मनाया जाता है, चमोली। तो ध्यान रखना, दो यानी दोनों मंडल में मनाया जाता है, कुमाऊं और गढ़वाल। नोठा कोथिंग कहाँ मनाया जाता है, कुमाऊं और गढ़वाल। चमोली में से कहाँ मनाया जाता, आदि बद्री, कहां से, आदि बद्री। चंपावत में मनाया जाता देवी धुरा, चंपावत में देवी धुरा। अगर पूछ ले हमसे कि जो देवी धुरा है इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं हम, हिमालय, सॉरी, नोठा कोथिंग को क्या कहा जाता है, हिमालय महोत्सव। क्या बोलते हैं, हिमालय महोत्सव। और अगर पूछ ले, इसकी भी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें भी क्या होती है, पत्थरों की वर्षा होती है। किसमें होती है, नोठा कोथिंग। जैसे हम कहते हैं देवी धुरा में लगता है कौन सा मेला, पाषाण मेला, देवी धुरा मेला कहते हैं। कब लगता है यहाँ, ये लगता है रक्षाबंधन के दिन। कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है। कौन सा मेला लगता है, पाषाण मेला, देवी धुरा मेला, पत्थर मार मेला, कई नाम से जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन लगेगा, बताया भी था। दो गुट होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या मारते हैं, पत्थर। और अगर पत्थर किसी के लग भी जाता है तो देवी का प्रसाद मानकर क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इतना भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक, कौन सी है, उत्तराखंड में, सॉरी, अगर बात करें उत्तराखंड में विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा जात यात्रा। और ये कितने किलोमीटर की है, 280 किलोमीटर की यात्रा है। और अगर बात करें कितने दिन की है, 19 से 20 दिन की यात्रा है। किस जनपद में आयोजित की जाती है, चमोली। कहाँ की जाती है, चमोली। और कहाँ से शुरू होगी, कसबा, कसबा के नोटी से, कसबा के नोटी से। और अंतिम पड़ाव कहें तो होमकुंड। इसका अंतिम पड़ाव कौन सा है, होमकुंड। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम। अगर पूछ ले इसका फेमस बुग्याल कौन सा है, कौन सा है, बेदनी। यानी अगर पूछ ले नंदा जात यात्रा का सबसे मुख्य यानी पड़ाव किस बुग्याल में देखने को पड़ेगा, बेदनी। और बेदनी को हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल। कौन सा है, बेदनी। और बुग्याल किसे कहते हैं हम, उत्तराखंड के अंदर हरी मखमली घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल। क्या बोलेंगे, बुग्याल। इसके अलावा होमकुंड किस पर्वत की तलहटी में आ जाता है, बताओ जी। होमकुंड किस पर्वत की तलहटी में आ जाता है, बताओ जरा। तो ध्यान रखना, त्रिशूली पर्वत का नाम क्या है, त्रिशूली। अगर पूछ ले ये नंदा जात यात्रा है कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, प्रत्येक 12। अच्छा बताओ जरा, इसी के जैसा हम देखते हैं एक उत्सव और मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद। कौन सा है, कंडाली। अगर पूछ ले कंडाली उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, कहाँ मनाते हैं, पिथौरागढ़।
कहाँ मनाते हैं? पेतोरा। पूछ लेगा कंडाली उत्सव कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद मनाते हैं। और कौन सी जनजाति मनाती है? भोटिया मनाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? किरजी महोत्सव। क्या बोलते हैं? किरजी। तो होमकुंड से अगर पूछ ले होमकुंड किस पर्वत की तलैटी में है, तो त्रिशूल। अगर कितने वर्षों के अंतराल पे यात्रा होगी? 12। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? चांदपुर गढ़ी के राजकुमारों द्वारा। अच्छा, चांदपुर गढ़ी पवारों की राजधानी थी या चंदों की राजधानी थी? पवारों की राजधानी चांदपुर गढ़ी, और चंदों की कहाँ थी? चंपावती। ठीक है। अगर बात करें इस यात्रा में कुल कितने पड़ाव होंगे? 19। और अंतिम पड़ाव कहा जाता घाट। और घाट कहाँ से है? होमकुंड। घाट कहाँ से है? तो होमकुंड। याद रहेगा। इसके बाद अगर नंदा जाति यात्रा का मुख्य पड़ाव कौन सा बुग्याल देखने को मिलेगा? बेदनी। कौन सा है? बेदनी। अभी हाल में कनिक सहायक में भी था ये। ठीक है। अगर हिमालय का महाकुंभ कहा जाता तो बेदनी, सॉरी, हिमालय का महाकुंभ कहा जाता तो नंदा जात यात्रा। किसे कहेंगे? नंदा जात यात्रा को कहेंगे। अगर एक हिमालय का महाकुंभ एक पुस्तक भी लिखी है, रमेश पोखरियाल निशंक। किसने लिखी? रमेश पोखरियाल निशंक। अगर अंतिम यात्रा की बात करें तो 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014। अगर पूछ लिया जाए अगर आखिरी की जो नंदा जाति यात्रा रही अब तक, तो कब तक रही है? 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014। अगर इसमें एक 4 सिंग वाला मेढ़ा चलता है जिसे कहा जाता है खाटू, और बताया भी था 12 साल में एक ही बार जन्म लेता है ये भी। ठीक है। इसके अलावा तो इसमें तो भाई इतना ही था। बताओ जरा फिर, माना कहां से है? नंद प्रयाग की नदियों के संगम पर। अरे क्या हो गया? अच्छा, फालतू है तो मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दे दो, कोई बात नहीं, कल से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मारछा और तोलछा किसकी है? किसकी है? भोटिया। जौहरी और सोका किसकी है? अगर कुलसारी का सूर्य मंदिर, अगर ये कटारमल का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? उत्तराखंड शैली। कौन सा है? उत्तराखंड। मड का सूर्य मंदिर, चोपता का सूर्य मंदिर, हाँ जी, चोपता का सूर्य मंदिर, रुद्रप्रयाग। अगर पूछ ले नानक मत्ता किस जनपद में आता है? नानक मत्ता बद्रीनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 3133। अगर पूछ ले हमसे लाटू देवता मंदिर कहाँ से है? लाटू देवता चमोली। नोठा कोथिंग उत्सव मनाया जाता है गढ़वाल और कुमाऊं। अगर बात करें चमोली में कहा मनाते हैं? आदि बद्री। चमोली में आदि बद्री। अगर नोठा कोथिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हिमालय महोत्सव। और ये भी किसके लिए फेमस हो जाता है? पत्थरों की वर्षा। अगर पत्थरों की वर्षा के लिए कौन सा मेला हम जानते हैं? तो देवी दोरा, जिसे हम कहते हैं पाषाण मेला। किसे कहते हैं? पाषाण मेला। कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन। ठीक है। तो इसमें